हेलो एवरीवन, दिस इज़ रतिका रॉय भट्टाचार्य। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट चैप्टर इन वन गो। तो आप अपने पास एक पेन पेंसिल या नोटबुक लेके बैठिए सो दैट जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो आप हाथों हाथ लिख पाएँ। You must be knowing that the plants that we grow on a large scale, that is known as crop, and we produce that crop for commercial use। ठीक है, जैसे कि हम अपने घरों में छोटे छोटे पॉट्स लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, वो हम अपने घर के यूज़ के लिए लगाते हैं। लेकिन उसी चीज़ को जब हम एक बहुत बड़े एरिया में डिवाइड कर देते हैं, मतलब बहुत बड़े फील्ड में लगाते हैं बहुत सारे प्लांट्स, और उसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। कमर्शियली यूज़ करने का क्या मतलब है, हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, आफ्टर सेलिंग इट वी गेट सम मनी, और उसी पैसे से हम अपना नेक्स्ट जो भी क्रॉप लगाना होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज ग्रोइंग अ क्रॉप या प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप। आपको पता होगा इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर। 70% ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस ऑक्यूपेशन एज देयर प्रोफेशन। ठीक है, अब इसमें वो अलग अलग टाइप की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्यों क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उनका जो लिविंग का जो बेसिक सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है। और फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं और हमको भी एज अ होल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। दैट इज़ वाई वी रिक्वायर फूड। यहाँ पे हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ देयर। लेकिन हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स हम लोग अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स जब कमर्शियली हम ग्रो करते हैं तो उसको हम कह देते हैं क्रॉप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रहा, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, तो अब आप देखिए क्रॉप ऑफ वीट मीन्स कि जो भी प्लांट्स होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे सारे के सारे उस फील्ड में वीट के ही ग्रो करेंगे। वो बात अलग है, क्रॉप रोटेशन होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं एट अ सेम टाइम, वो सारी अलग चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज अ होल जब हम मोटा मोटा पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फील्ड में कमर्शियल यूज़ के लिए हम लगाते हैं या क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ग्रेन्स हमको मिलते हैं इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न जिसमें वो ग्रो करें, एंड नॉट ओनली द सीज़न के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लाइमेट है। ठीक है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल वो क्रॉप जिसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो ऐसी जगह में ही ग्रो कर पाएगा जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे राजस्थान टाइप का स्टेट है जहाँ पे पानी एक्चुअली कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट्स, तो हम वहाँ पर ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक है खारिफ और एक है राबी। ठीक है, खारिफ वो वाला क्रॉप होता है जो कि रेनी सीजन में हम लगाते हैं, और ये जो रेनी सीजन होता है हमारे इंडिया में आपको पता ही है जून जुलाई के आसपास स्टार्ट होता है, क्योंकि अब खारिफ क्रॉप उस टाइम पे ग्रो कर रहा है जहाँ पे रेनी सीजन होगा, मतलब बहुत सारे इस क्रॉप को बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट है। तो कौन से वाले ऐसे क्रॉप्स होंगे? ये होंगे पैडी मतलब चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इस टाइप के क्रॉप्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राबी क्रॉप्स। राबी वो वाले क्रॉप्स होंगे जिसको कंपैरेटिवली कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विंटर सीजन आपको पता ही है अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है, मार्च तक रहता है। अब खारिफ और राबी को छोड़ के कुछ दालें और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी होती हैं जिनको हम ड्यूरिंग समर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन की उसमें हम लोग ये देखेंगे, ये एकदम सेम है जो कि हम अपने घर में जो भी आप पॉट लगाते हैं उसको अगर देखें तो उसमें मेथड में और इस वाले मेथड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ स्केल का डिफरेंस होता है। हम अपने घर में जो पॉट लगाते हैं वो बहुत ही कम स्केल में लगाते हैं, छोटा सा पॉट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड में लगाते हैं क्रॉपिंग के लिए तो बहुत सारे सीड्स हमको सो करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं सॉइल की प्रिपरेशन। सॉइल में हम थोड़ा सा सैंड मिक्स करते हैं, थोड़ा हम मैन्योर मिक्स करते हैं और इस तरीके से सॉइल हमारा प्रिपेयर होता है।
उसके बाद जब सॉइल प्रिपेयर हो गया है उसमें छोटे से होल करके वहाँ पर सीड को पुट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं सोइंग ऑफ सीड। इसके बाद जब उसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे करके उसमें ऐड करते हैं एंड कॉन्टीन्यूसली हम इरीगेट करते हैं, मतलब पानी देते रहना, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी एक प्लांट लगाते हैं तो जो भी प्लांट लगता है उसके साथ साथ थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं और इन अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड, ठीक है, जो कि compete करता है मेन वाले प्लांट के साथ और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उन वीड्स को वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। जब वीड्स ख़त्म हो गए और प्लांट की पूरी ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं। और इसके बाद लास्ट में आता है स्टोरेज, मतलब जितना भी ग्रेन्स हमारे पास आ गया है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं एक ड्राई प्लेस में, जिससे कि उसमें कोई ख़राबी ना हो और लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख सकें, ठीक है। उसके बाद हम उसको बेच देते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें थी किस तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं। अलग अलग टूल्स भी हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। तो सॉइल क्या होता है? सबसे पहले जो मिट्टी जिसमें हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, कोई प्लांट अपने घर में लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सॉइल। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो भी डेड लीव्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, ये सब जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनका ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ मिक्स हो जाता है सॉइल में। दैट इज़ वाई हमारे सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं किसी भी प्लांट के रूट्स को, लेकिन एक कंडीशन होती है, जितना ज़्यादा ये सॉइल लूज़ रहेगा उतना ज़्यादा रूट्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर पाएंगे और उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे पाएंगे। जब सॉइल अच्छे से लूज़ हो जाता है तो एक तो सबसे पहली बात, न्यूट्रिएंट्स बहुत इजीली रूट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उसके बाद जो लूज सॉइल होगा उसमें अर्थवॉर्म्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे और ये ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल में स्पेस बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट्स के रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंड वाटर की कंसंट्रेशन मिलती रहेगी। क्लास 7th में आपने सॉइल प्रोफाइल डेफिनेटली पढ़ा होगा, या सॉइल का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं टॉप सॉइल में ही मोस्टली प्लांट्स की ग्रोथ होती है और इसी वजह से जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब नीचे की तरफ दबते रहते हैं, ठीक है, नीचे जाते रहते हैं सॉइल में। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेथड हम देखते हैं अब जो स्टेप हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ये जो प्रोसेस होता है या ये स्टेप जो होता है जिसमें लूजनिंग ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, इसको हम कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लो, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट या तो लकड़ी का होता है या ये लोहे का, आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, जो फील्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत टाइम से उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है प्लांट्स की, इसलिए वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसको वाटर किया जाता है, पूरा अच्छे से हम इसको भिगो देंगे, उसके बाद जाके उसमें प्लोइंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डले होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रम्स। इन क्रम्स को हम तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो पूरे सॉइल में मिक्स हो पाए ईजीली। अब हम पढ़ेंगे प्लो के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगी। प्लो में किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स, जो कि काऊ हो सकता है, बफेलो यूज़ कर सकते हैं इसमें, या ऑक्सन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करके सॉइल को बहुत अच्छे से लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, दिस इज़ दिस पार्ट, और ये वाला जो बैक वाला पार्ट है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट है, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ, इसमें ये वुडन वाला पार्ट है, दिस इज़ नोन एज प्लो शेफ्ट, जिसको हैंडल भी यहाँ पे कहा जाएगा, और इसको हम कहते हैं प्लो शेयर, ठीक है, जो कि एनिमल्स के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जैसे जैसे ये एनिमल्स आगे की तरफ मूव करते जाते हैं उसी तरीके से सॉइल को बहुत अच्छे से लूज़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है प्लो के बाद हो।
ठीक है। और ये हम मेनली यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। नॉर्मली ये भी प्लोइंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो दोबारा एनिमल्स के थ्रू ही लेके जाया जाता है। यहाँ पे एक लंबा सा रॉड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ग्रिप लगा हुआ है, बेंड प्लेट। तो जैसे ही एनिमल्स के यहाँ पर गर्दन पे ये रखा जाता है तो इसको ये आगे की तरफ खींच के लेके जाता है, जिसकी वजह से सॉइल लूज होती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कल्टीवेटर। प्लो और हो यूज़ करते हैं एनिमल्स के थ्रू, ठीक है, जो कि एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और लेबर कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन आजकल यूज़ किया जाता है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइप से बहुत सारे आयरन के रॉड्स निकले हुए होते हैं, नोकीले रॉड्स निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब जब हम सीड को सो करते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि अगर हमने सीड्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया है तो सीड का जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसको सही एंगल में लगाया जाए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए जाए, ठीक है, और वो बहुत ही क्लीन हो। फार्मर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी का वो सीड यूज़ करें, लेकिन हाई क्वालिटी सीड के लिए उनके पास बहुत अच्छा अमाउंट भी होना चाहिए। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप अपने घर में देखिए, कभी कभी अगर आप दाल भिगोते हैं तो कुछ दालें ऐसी होती है उसके ग्रेन्स ऊपर पानी में फ्लोट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तभी वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जो हैवी होते हैं वो नीचे बैठे रह जाते हैं। अब जो ऊपर फ्लोट करने वाले ग्रेन्स होंगे वो लाइट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो खोखले हो चुके होते हैं अंदर की तरफ से, जो हमें एज सच देख के नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो हल्के हो चुके हैं इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहते हैं। तो फार्मर्स का हमेशा ये टारगेट रहता है कि वो ऐसे सीड्स को चूज़ करें जो किसी भी तरीके से डैमेज्ड ना हो। अब हम देखते हैं कौन से मेथड यूज़ करके फार्मर्स सीड को सो करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में जो टूल यूज़ होता है वो थोड़ा फनल शेप का होता है। इसमें कुछ सीड्स भर दिए जाते हैं और जैसे जैसे ये एनिमल्स आगे बढ़ते हैं सॉइल में पियर्स होता रहता है और उसके अंदर जो भी सीड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस मेथड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इक्वल इंटरवल में सीड्स का सो नहीं हो पाता है। नाउअडेज ट्रेडिशनल मेथड की जगह पर सीड ड्रिल मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सीड को इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पर सो करने के लिए कैपेबल होता है। जैसे जैसे एनिमल्स आगे बढ़ते हैं या ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे सीड ड्रिल जितना भी सीड सो किया गया है उसको कवर कर देता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल ओनली। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ही ज़रूरत है, इस चीज़ को हम बेसिकली देखना चाहेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉइल है या एक फील्ड है और उसमें आपने कोई एक क्रॉपिंग की है। इस सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ऑब्वियसली ये जो रूट्स होंगे इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। तो हमें मैन्युअली ऊपर से दोबारा इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने होंगे सॉइल में, सो दैट जो नेक्स्ट क्रॉप हम यहाँ पे ऐड करेंगे या नेक्स्ट टाइम हम जो भी क्रॉपिंग करेंगे उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं मैन्योर एक्चुअली होता क्या है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको नेचुरली बनाया जाता है। जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये डिके करना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब ये सड़ने लग जाते हैं। डिके होने के बाद जो भी इनके बॉडी का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये सब मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। मिक्सिंग के बाद जितने भी इसकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ सॉइल को मिल जाते हैं और सॉइल से आ जाता है हमारे प्लांट्स में, ठीक है। तो फार्मर्स मैन्योर को बनाते किस तरीके से हैं, वो है एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं या पिट बना लेते हैं, ठीक है। इस पिट में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट वो डाल देते हैं। इसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है कवर करके और थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके होने में बहुत इजी हो जाए। अगर हम इसमें वर्म्स ऐड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग मेथड, ठीक है। वर्मी मीन्स वर्म्स एंड कंपोस्टिंग मतलब ये जो हम मैन्योर बना रहे हैं कंपोस्ट की हेल्प से, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग मेथड। वर्मी कंपोस्टिंग का डेफिनेशन एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है, इसलिए आप लोग इसकी डेफिनेशन ज़रूर
ज़रूर लर्न कीजिएगा। वर्मी कंपोस्टिंग के साथ में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस भी ज़रूर आते हैं। तो अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर में अगर हम न्यूट्रिएंट्स का लेवल देखें तो वो बहुत कम होता है, वेयरएज फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न मैन्योर्स नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर्स केमिकल से मिलके बना हुआ होता है, और क्योंकि ये केमिकल्स का होता है तो इनका टारगेट ही होता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट एनरिच करवाना, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाना इनटू द सॉइल। इसका बेस्ट एग्जांपल है एनपीके, सुपर फॉस्फेट, पोटाश। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स के। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ओवर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का तो क्या क्रॉप्स के लिए वो बेनिफिशियल होता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली नो। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं किसी चीज़ का तो रिज़ल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, इनफैक्ट रिज़ल्ट इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। किस तरीके से, वो एक बार हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है, इस फील्ड में ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया है। अब जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी या जब भी इरिगेशन होगा तो ये वाटर सब चला जाएगा वाटर बॉडीज़ में। अलॉन्ग विद वाटर बहुत सारा फर्टिलाइजर भी चला जाएगा वाटर बॉडीज़ में, जो कि वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद द फ्यूम्स फार्मर्स की बॉडी में एंटर कर जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ कॉज करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है। इसीलिए ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स सॉइल को भी लॉस करते हैं और वाटर एंड एयर पोल्यूशन भी करते हैं। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के यूज़ के बाद एक बहुत अच्छा मेथड आता है क्रॉप रोटेशन का। इसको मैं समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। क्रॉप रोटेशन एक वो मेथड होता है जब एक क्रॉप के बाद हम दूसरे टाइप का क्रॉप ग्रो करते हैं। इस फील्ड में फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया जाएगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में लेग्यूम्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो कर सकता है और वो केपेबल होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट सॉइल का जितना भी नाइट्रोजन है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कंप्लीटली नहीं करता है। तो ये बाकी के न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसके बाद कोई दूसरे टाइप का क्रॉप फॉर एग्जांपल वीट को हम यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो जितने भी बाकी के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को वीट के रूट्स ले लेंगे। इसी तरीके से सेम सॉइल से पूरा कंप्लीटली जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, पहले एक क्रॉप से एंड सेकंड टाइम किसी दूसरे टाइप के क्रॉप से। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन मेथड। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन मेड सब्सटेंस होता है जिसको केमिकली बनाया जाता है, वेयरएज मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि काऊ के डंग से या प्लांट के रेसिड्यूज से बनता है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनता है, वेयरएज मैन्योर फील्ड्स में बनते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, लेकिन मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अब आपका पॉइंट होगा कि ह्यूमस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, जब हम एक पिट बनाते हैं उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के रेसिड्यूज ऐड करते हैं, डिके होने के बाद जो भी पाउडर सब्सटेंस बचता है दैट इज नोन एज ह्यूमस। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका टारगेट ही ये होता है कि वो सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट ऐड करवा पाए। इसमें बेस्ट एग्जांपल है एनपीके। मैन्योर में रिलेटिवली थोड़ा सा कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है क्योंकि वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर को यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बेस्ट फ़ायदा तो ये होता है कि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कुछ एज सच साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, क्योंकि जब भी मैन्योर सॉइल के साथ मिक्स होता है तो उसमें एयर स्पेसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल में क्योंकि एयर स्पेसेस बढ़ चुके हैं इसलिए सॉइल पोरस हो जाता है। पोर्स हो जाने की वजह से वाटर का पर्कुलेशन इजी हो जाएगा। वाटर और सॉइल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब सॉइल में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत इजीली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैन्योर से टेक्सचर सॉइल का बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो नाउ यू सी, इरिगेशन इज द मेथड जिसमें सप्लाई किया जाता है वाटर का टू द क्रॉप्स। जितने भी क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको हम पानी देते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स।
अब ये टोटली डिपेंड करता है कि किस सॉइल को या कौन से क्रॉप को कितना पानी चाहिए। सिर्फ सॉइल ही नहीं, ये डिपेंड करता है किस टाइप का क्रॉप है, कौन सा सीज़न उस पर्टिकुलर एरिया में है, कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर इरिगेशन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है, मतलब इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ वाई बहुत जल्दी सॉइल का पानी ड्राई हो जाता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू ऑफर मोर एंड मोर वाटर टू दी क्रॉप्स। तो आप देखिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप सबको पता है हर ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। अब चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सबको पानी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट्स और क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो जो सीड होता है वो जर्मिनेट ही तब करता है जब उसको वाटर सप्लाई मिले, ठीक है। जर्मिनेशन मतलब वो सबसे पहले एक छोटा सा सीड है, इसके बाद वो थोड़ा सा स्वेल होगा, उसके बाद उसमें से शूट सिस्टम निकलेगा, उसमें से रूट सिस्टम निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी प्लांट सॉइल से वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी प्लांट्स के पास वाटर के थ्रू ही जाता है। प्लांट्स में कम से कम 90% उसका वाटर होता है, ठीक है। वाटर और क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो जर्मिनेशन हमने देख ही लिया है, दूसरी चीज़ जितना भी ड्राई कंडीशंस है उन सबको अवॉइड करने के लिए भी वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स को मिल जाती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। इसी सप्लाई ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरिगेशन। तो हमने इरिगेशन देख लिया है, अब इसके सोर्सेज देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, इन सब जगह से प्लांट्स को या फील्ड्स को पानी दिया जाता है। अब इनके क्या क्या मेथड्स हैं एक बार वो हम देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स मींस कन्वेंशनल मेथड्स, जो पहले के ज़मानों में मेथड्स चले आ रहे हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है मोड सिस्टम, या इसको हम पुली सिस्टम भी कह सकते हैं, चेन पंप, ढेकली एंड राहत सिस्टम। इसमें फर्स्ट मेथड है मोड सिस्टम, या हम इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन प्रेजेंट है, एक फार्मर है जो कि पानी को यहाँ से ढो रहा है। यहाँ पर ट्यूबवेल के अंदर पानी है और इस बकेट की हेल्प से पानी को नीचे से निकाला जा रहा है, उसको पुल किया जा रहा है और उसी पुल किया हुआ पानी को यहाँ से भेज दिया जाता है, जो कि किसी और फील्ड में जा रहा होता है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। इसी वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए और दूसरे धीरे धीरे करके सिस्टम्स आने लगे हैं। नेक्स्ट मेथड है चेन पंप। एज द नेम इंडिकेट्स, एक पंप की रिक्वायरमेंट होगी और एक चेन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्हील है, इस व्हील के ऊपर लगाया हुआ है एक बकेट। जब वो जैसे ही नीचे जाएगा तो पानी को भर के लेके आएगा, और ये क्योंकि रोटेट करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ चेन, और जो कि चेन अटैच्ड है एक पंप से। अब आप सोच रहे होंगे ये पंप कैसे चलता है, क्योंकि इन लोगों को ट्रेडिशनल मेथड्स में तो हमें जुडिशियसली चीज़ों को यूज़ करना होता है। पंप चलता है या तो डीजल से, फ्यूल से आप कह सकते हैं, ठीक है, या सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी यूज़ करके। तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स पंप वर्क करते थे। जैसे जैसे चेन यहाँ से आगे की तरफ पुल होती जाएगी, वैसे ही ये गोल गोल घूमता जाएगा, और जैसे ही ये व्हील घूमता जाएगा तो इसके साथ अटैच्ड ये बकेट पानी भर के यहाँ पर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं चेन पंप का यूज़। नेक्स्ट मेथड है ढेकली। ढेकली में आप देखिए यहाँ पर एक लॉग ऑफ वुड है और एक ये वाला लॉग है, एक दूसरे वाला भी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन अटैच्ड है जो कि एज अ सपोर्ट हेल्प कर रहा है। यहाँ पे एक फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, और विद द हेल्प ऑफ दिस लॉग यहाँ से ट्यूबवेल से बकेट ऊपर लेके आया जाएगा और उसमें पानी भरा जाएगा, एंड दिस फार्मर विल बी टेकिंग दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस बकेट, और उसको फील्ड में आगे डाल देंगे वो। एंड द लास्ट वन इज राहत सिस्टम। राहत सिस्टम में एक एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है। वो जैसे जैसे इसमें घूमते रहते हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो व्हील लगा हुआ होता है ये घूमता रहता है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसमें मल्टीपल बकेट्स लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये चेन व्हील ऐसे गोल गोल घूमता जाएगा, वैसे ही उसके साथ बकेट्स भी घूमते जाएंगे। बकेट जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे वो वाटर उसके अंदर फिल करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही ये बकेट इस डायरेक्शन में जाएगा वो पानी नीचे फेंक देगा और दोबारा यहाँ से पानी ले लेगा। तो ये सारे सिस्टम्स हमने देखे ट्रेडिशनल मेथड्स में। अब हम देखेंगे हमारे जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं वो कैसे करके वर्क करते हैं। मॉडर्न मेथड्स में हम लोग दो मेथड्स देखते हैं, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन।
स्प्रिंकलर मेथड एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर एक स्प्रिंकल कर रहा है, कोई एक टूल है जो कि स्प्रिंकल कर रहा है। अब वो टूल क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली मैं आपको सीधा समझाऊंगी। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, वाटर यहाँ से लिया गया है डायरेक्टली पंप की हेल्प से, और एक मेन पाइप है यहाँ पर जो कि वाटर को सप्लाई कर रहा है। ये मेन पाइप, छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इन पाइप्स में एक नोज़ल लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नोज़ल की हेल्प से क्या होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर नोज़ल लगा होगा तो वाटर को इस तरीके से हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो नोज़ल का देख रहे हैं, नोज़ल से वाटर हर डायरेक्शन में जाता है। तो इसमें कभी कभी ये भी होता है जिन जगहों पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर भी वाटर चला जाता है, तो इसमें हम देखेंगे वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। ड्रिप का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जाता है किसी इंसान को या किसी एनिमल को भी, तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में ड्रिप करके जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है, पूरा वाटर एक साथ बॉडी में नहीं चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, ये ट्यूबवेल है जिसके अंदर पानी है। पंप की हेल्प से वाटर को नीचे से पुल किया जाएगा और एक मेन पाइप में लाया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मेन पाइप छोटे छोटे और दूसरे पाइप्स इसके साथ अटैच्ड है, और इन पाइप्स के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर गोल गोल करके होल्स किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को ऐसे करके अरेंज किया जाता है कि ये डायरेक्टली प्लांट्स के या क्रॉप्स के रूट्स के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, इन सब जगह पर ये होल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ ड्रिप बाय ड्रिप एक एक ड्रॉप करके इन रूट्स में डायरेक्टली पानी जाता रहता है, एंड इन दिस मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। मेनली ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम वहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ड्रिप इरिगेशन का यही होता है कि इस मेथड में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर चला जाता है रूट्स में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यू मस्ट हैव सीन, जब भी आप कभी भी अपने घर में कुछ पौधे लगाते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। जैसे कि इस स्पॉट में आप देखिए, रेड वाला पार्ट वो पार्ट है जो हमने अपने आप सो किया है, जिसके हमने सीड्स लगाए हैं। अलॉन्ग विद देम कुछ ये येलो कलर के स्टिक्स निकल आए हैं, और ये हमने एक्चुअली ग्रो नहीं किए हैं, ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं। इन्हीं को हम कहते हैं वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स। इसके रिमूवल को हम कहते हैं वीडिंग, ठीक है। इसका रिमूवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन करता है जो भी प्लांट हमने लगाया है उसके साथ, और किस चीज़ के लिए कॉम्पीट करता है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, लाइट, इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पीट करता है। एंड देयरफॉर ये जो वांटेड प्लांट्स है उनका ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इसलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इनका रिमूवल हो। समटाइम्स वीड्स कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसको हम रिमूव कर दें। नाउ द वीडिंग प्रोसेस हैज़ टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड होगा हम मैन्युअली उसको रिमूव कर दें, एंड सेकेंड मेथड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। मैनुअली हम उसको हाथों से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस GIF में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों से रिमूव कर दिया जा रहा है वीड्स को। सेकेंड मेथड विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग मेथड। प्लोइंग मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये हमने फर्स्ट अपना जो स्टेप पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में, उसमें भी पढ़ा था, टिलिंग या प्लोइंग। आप देखिए कैसे ये ट्रैक्टर चल रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्लो जो कि ट्रैक्टर में लगा हुआ है उससे वीडिंग हो जाएगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस टाइम पे वीडिंग होनी चाहिए? जिस टाइम पे वीड्स फ्लावर्स या सीड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं उसी टाइम, उससे थोड़ा टाइम पहले ही उसकी वीडिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वीड्स ले लेते हैं सॉइल से, और जब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वीड्स को मिल जाएंगे तो जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उसको फ्लावर्स और सीड्स आने से पहले ही उसको रिमूव कर दिए जाने चाहिए। और हाथों से भी हम रिमूव करते हैं। खुरपी एक आप लोग पढ़ते होंगे इम्प्लीमेंट, तो खुरपी से भी हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। सीड ड्रिल आपने पता है सीड्स को पुट करने के लिए होता है। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं सीड ड्रिल में कैसे नोकीले शार्प एजेस होते हैं, इनसे भी प्लोइंग हम करते हैं बहुत बार, तो उससे भी हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को, ठीक है। ये हो गए हमारे नॉर्मल मेथड्स जिसमें हम मैनुअली रिमूव कर रहे हैं वीड्स को। हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, उनको यूज़ करके भी हम वीड्स का कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ 2,4-D।
इसको स्प्रे कर दिया जाता है जिससे कि वीड्स का या तो वीड्स ग्रो ही ना करे और अगर ग्रो कर चुके हैं तो वो उनकी डेथ हो जाए। वीडिसाइड्स का एज सच नॉर्मल क्रॉप्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो फार्मर्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? येस, डेफिनेटली इफेक्ट होता है फार्मर्स के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर। कैसे इफेक्ट कर सकता है? ये स्प्रे के फॉर्म में होता है क्योंकि तो फ्यूम्स की हेल्प से फार्मर्स की माउथ से या नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, इसलिए उनको रेस्पिरेटरी डिसीजेस होने के पूरे चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई ये हमेशा बोला जाता है कि फार्मर्स को हमेशा अपना नोज़ एंड माउथ को कवर करके रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ मास्क, सो दैट कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ उनको ना हो। रेस्पिरेटरी डिसीजेस के साथ साथ ये वीडिसाइड्स एयर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहीं पर इसका यूज़ होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब भी क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसको फिर मार्केट में सेल करना होता है आफ्टर स्टोरेज। जो क्रॉप्स मैच्योर हो रहे हैं उनके ग्रेन्स को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये मैच्योर हो चुके हैं। एंड सेकंड थिंग, कोई भी क्रॉप मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लेता है। सो आफ्टर मैच्योरिटी इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, या तो मैनुअली इनको हार्वेस्ट किया जाता है या किसी मशीन की हेल्प से। मैनुअली अगर हार्वेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, एक इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिकल, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सिकल, अब आप GIF में देखिए किस तरीके से ये फार्मर एक लॉन्ग सा सिकल की हेल्प से फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रॉप्स जस्ट अबव द ग्राउंड क्रॉप्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ये तो हो गई सिकल की बात, मीन्स मैनुअली। अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मशीन होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो। हार्वेस्टर कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कंबाइन है जो कि हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का ही काम कर रहा है। थ्रेशर क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। हार्वेस्टर में क्या होता है, ये आगे आगे चलता रहेगा, ट्रैक्टर टाइप का ही है, और पूरी तरीके से जितने भी क्रॉप्स आगे आते जाएंगे उन सबको वो रिमूव करता हुआ चला जाएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्रेशर, तो जब क्रॉप्स में ग्रेन्स के साथ साथ बहुत दूसरे शेफ भी आ जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन सबको रिमूव करना होता है। अब जैसे हार्वेस्टिंग के बाद इन सब क्रॉप्स के बंडल बना लिए गए हैं और इनको विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मर्स ये क्या करेंगे, इन सब बंडल्स को किसी एक हार्ड ऑब्जेक्ट पे या तो उसको हिट करेंगे। हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक या तो ड्रम हो गया या बहुत ज़्यादा बड़ा लॉग ऑफ वुड हो गया, जिसके ऊपर उसको हिट करेंगे। हिट करने से उसके ग्रेन्स शेफ से सेपरेट हो जाएंगे एंड दिस मेथड इज़ नोन एज थ्रेशिंग। नेक्स्ट में क्या होता है, विनोइंग मेथड होता है। विनोइंग में क्या होगा, जितने भी ग्रेन्स आ गए हैं इन ग्रेन्स में थोड़े थोड़े शेफ होंगे, थोड़े थोड़े उनमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ विंड का डायरेक्शन इसको सेपरेट कर लिया जाता है। ये आप फार्मर देख रहे हैं कि फार्मर ने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने ग्रेन्स लिए हैं। ग्रेन्स को जब वो नीचे धीरे धीरे करके गिराएंगे तो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में वो खड़े हो जाएंगे, सो दैट हवा अपने डायरेक्शन के साथ साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको लेते हुए आगे चले जाएं। बिकॉज द ग्रेन्स आर हैवियर ऑब्जेक्ट्स, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स वहाँ से आगे चले जाते हैं। द नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑफ 3 और 4 मंथ्स, जब क्रॉप्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि वो मार्केट में चले जाएँ, तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अलग ही फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। इन फेस्टिवल्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। ईस्ट में अगर हम देखें आसाम में तो इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ में पंजाब में स्पेशली बैसाखी के नाम से जाना जाता है, एंड देन साउथ में पोंगल के नाम से। तो अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है कि जब इन्होंने इतना हार्ड वर्क करके कोई चीज़ इनको मिली है तो उसका सेलिब्रेशन कर पाए। फर्स्ट ऑल द 6 स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्निक्स, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग। तो ये स्टोरेज स्टेप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है?
क्योंकि देखिए जो भी आप लोगों ने ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया है ये फ्रेशली हार्वेस्टेड है, दैट इज़ वाई इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली फंजाई बहुत इजीली ग्रो कर सकता है। इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम अपने ग्रेन्स को मॉइस्चर से बचाएं, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखें, अदरवाइज़ ये उनको स्पॉइल कर देगा। और जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत होती है सब फार्मर्स की वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ग्रेन्स को सबसे पहले ड्राई कर लिया जाता है सो दैट इनका पेस्ट का, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो हमारे ग्रेन्स के ऊपर। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम लोग सिलोस का यूज़ करते हैं। सिलोस क्या होते हैं? वो मेटेलिक बिन्स होते हैं जिसमें हम सेफली अपने ग्रेन्स को रख सकते हैं ड्राई कंडीशन में। अपार्ट फ्रॉम द सिलोस वी कैन ऑल्सो यूज़ द गनी बैग्स जो कि ग्रेनरीज में रखे जाते हैं। ग्रेनरीज मतलब वो एरिया जहाँ पर ग्रेन्स को रखा जाता है। गनी बैग्स आर मेड अप ऑफ जूट बैग्स, जिनको हिंदी में हम नॉर्मली कट्टा कह देते हैं। बंदूक वाला कट्टा नहीं, स्टोर करने वाला कट्टा, ठीक है। इनमें हम अपने ग्रेन्स को रख सकते हैं जिससे कोई भी और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा। जब हम लोग को अपने घरों में ग्रेन्स को रखना होता है तो नॉर्मली हम लोग नीम लीव्स रखते हैं जिसको ड्राई करके रखा जाता है, क्योंकि नीम लीव्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, मतलब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकता है। अगर हम लोगों को गोडाउन्स में बहुत सारे ग्रेन रखने हैं तो हम किसी ना किसी केमिकल का यूज़ करते हैं। केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड या फॉस्फीन, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और जो हमारे ग्रेन्स को बचाते हैं इंसेक्ट्स के अटैक से। सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर इज़ एनिमल हस्बेंड्री। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री हम इस चैप्टर में क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स की हेल्प से। अभी हमने देख लिया है किस तरीके से प्लांट से हम लोगों को फूड मिल रहा है, लेकिन सिर्फ प्लांट्स ही सोर्स नहीं है फूड का सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश काफ़ी लोगों का स्टेपल फूड होता है। मिल्क, फ़िश, चिकन, एग, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे हम प्लांट से अपने फूड का प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स से भी जब हमें फूड मिलता है तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर हमें अपने घर में या फार्म में एनिमल्स की रियरिंग करनी है, मतलब एनिमल्स का केयर करना है, उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देना पड़ता है। जितने भी डिसीज्ड एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर हेल्दी एनिमल से अलग रखना पड़ता है जिससे कि डिसीज्ड एनिमल का डिसीज़ किसी भी एनिमल में स्प्रेड ना हो जाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोगों को एनिमल से फूड मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से फूड का प्रोडक्शन होता है, मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए होंगे, एंड इफ़ येस प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के जितने भी NCERT क्वेश्चंस हैं उनको। तब तक के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू एंड स्टे सेफ।